नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। कर्नाटक के चुनाव के नतीजे अब करीब करीब तय हो गए हैं। आज सुबह हम आपसे मुखातिब हुए थे। अभी फिर कुछ नए आंकड़ों के साथ अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। कई घंटे हो चुके हैं, भाजपा ने अपनी हार मान ली है। कुछ घंटे हो गए हैं, राहुल गांधी ने दिल्ली में इस वायदे को दोहराया है मीडिया के सामने कि कांग्रेस ने जनता से जो 5 वायदे किए थे, वो 5 वायदे के मुताबिक पहले मंत्रिमंडल की पहली बैठक में वो फैसलों में तब्दील हो जाएंगे। बस इतना ही कहा उन्होंने, धन्यवाद दिया और इतना ही कहा, कोई नई बात नहीं कही। उसका मतलब है कि कांग्रेस अपने वायदों को लेकर वहाँ पर गंभीर है। और क्यों ना हो, अभी 6 महीने के भीतर उसको 5 और राज्यों में चुनाव झेलना है, वहाँ जाना है चुनाव में, जिनमें से कम 3 राज्य तो ऐसे हैं जहाँ कांग्रेस की एक संभावना बनती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अभी कुछ देर पहले मैंने हैदराबाद में बसे हुए एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट दिनेश आकुला को इंटरव्यू किया। उनसे मैंने कर्नाटक के नतीजों के साथ साथ इन राज्यों में भविष्य की संभावनाएं, उन पे भी मैंने बात की है। वो इंटरव्यू अलग से पोस्ट हो चुका है, आपकी दिलचस्पी होगी उसको देख सकते हैं। उनका बड़ा लंबा तजुर्बा है दक्षिण भारत की राजनीति का और वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, तो वो हर तरफ के नज़रिए से उसको देख रहे हैं तस्वीर को। अब मैं आपके बीच जो अभी आया हूँ वो इसलिए आया हूँ कि आज के आंकड़े करीब करीब पूरे हो रहे हैं। 136 सीटें कांग्रेस को मिलते दिख रही हैं। अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अब ये 136 पे टिक गया है आंकड़ा। भाजपा जो है 64 सीटों तक सिमट गई है। अगर आप इसको दूसरे हिसाब से देखें, भाजपा के दुगने से अधिक सीटें कांग्रेस को वहाँ पर मिली हैं। और मैं अभी कैमरे के सामने आने के पहले ये देख रहा था कि मतदान के दिन शाम को जो एग्ज़िट पोल आए थे, 8 या 9 एग्ज़िट पोल थे, उसमें जो एग्ज़िट पोल सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस को दे रहा था वो भी 122 सीटें दे रहा था। उससे और ज़्यादा 122 से कम 14 सीटें ज़्यादा, इतनी सीटें मिली हैं कांग्रेस को वहाँ पर। और जो एग्ज़िट पोल भाजपा को सबसे कम सीटें दे रहा था, उससे भी बहुत कम सीटें मिली हैं भाजपा को। तो ये समझने की ज़रूरत है कि एग्ज़िट पोल जो दोनों ही पार्टियों के पक्ष के थे, उन दोनों से ही नतीजे और बहुत दूर चले गए हैं। ये चुनाव एकदम अलग किस्म का चुनाव हो गया, ये नतीजे बिल्कुल अलग किस्म के हो गए हैं। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं अभी कि क्यों ऐसा हुआ है। एक तो ये चर्चा चल रही थी कि 5 साल की सरकार कर्नाटक बदल देता है। ठीक है, बदल देता सरकार, 114 सीटें दे देता, 113 सीटें, तो भी कांग्रेस की सरकार बन जाती। लेकिन ये जिस तरह की गदा मारी है वहाँ पे जनता ने, मानो हनुमान जी की गदा लेकर बीजेपी को मारा हो उसने, इस किस्म से ये नतीजे आए हैं। ये नतीजे बतलाते हैं कि ये एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता के भ्रष्टाचार, सत्ता की नाकामी, उससे नाराज़गी से परे भी कुछ है। ये कांग्रेस के एक विश्लेषक अभी कह रहे थे एक चैनल पर कि ये पूरी तरह से साफ साफ कांग्रेस के पक्ष में दिया गया वोट है। अगर भाजपा के खिलाफ वोट रहता तो 113, 14, 15, 16, 20 बहुत रहती। लेकिन ये जो सैलाब आया है सीटों का कांग्रेस की तरफ और भाजपा को खाली कर दिया उसने जेडीएस को खाली कर दिया जिस तरह से, अपने उम्र के इस पड़ाव में आके 90 बरस के देवेगौड़ा अपनी पार्टी जेडीएस के लिए जिस तरह से वहाँ गली गली इस चुनाव में घूमे थे, और उनकी उम्र देखते हुए ऐसा लगता है कि उनकी सक्रिय राजनीति का, चुनाव प्रचार का ये शायद आखिरी चुनाव होगा। उसके बाद भी उनको ईश्वर अच्छी सेहत दे, लेकिन चुनाव प्रचार करना उनके बस का शायद इसके बाद नहीं रह जाएगा। लेकिन उनके ही प्रभाव के इलाके ने उनकी बहुत कदर नहीं की, उनको लगा नहीं कि इनको वोट देना है। वोट, अधिकतर वोट जो हैं कांग्रेस और बीजेपी में बटे, और जेडीएस और भाजपा इन दोनों के वोट, सीट, ये बहुत हद तक कांग्रेस में गए। अब इसको समझने की ज़रूरत है कि अगर ये वोट कांग्रेस को
अपने समर्थन में मिले हुए वोट हैं और ये सिर्फ नेगेटिव वोटिंग बीजेपी के खिलाफ नहीं है, तो ऐसा क्यों हुआ है? एक किसी का ये कहना है कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे तो शायद 20 दिन के आसपास या ऐसा कोई बड़ी संख्या है, उतने दिन वो कर्नाटक से पैदल चल के निकले थे और तब से एक माहौल कर्नाटक में कांग्रेस के पक्ष में बना था। ये हकीकत हो या ना हो, कांग्रेस की जो परंपरा है उसमें सोनिया के परिवार के लोगों को किसी भी तरह का श्रेय देने की एक पुरानी परंपरा है। हो सकता है लोग उस लिहाज से ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हम ऐसा क्यों माने कि ऐसा सच नहीं हो सकता? हमने देखा है कि राहुल गांधी की पद यात्रा को, भारत जोड़ो यात्रा को लोगों का भरपूर समर्थन मिला। वो उससे निकल के एक बिल्कुल ही अलग किस्म का व्यक्तित्व बन के सामने आए हैं। जिस तरह से कि आग में तप कर कोई धातु, मैं सोना अकेले कहना नहीं चाहता, चांदी भी, लोहा भी, हर धातु आग में तप कर ही मजबूत होकर निकलती है। जो भी धातु होगी राहुल गांधी की, वो इस भारत जोड़ो यात्रा से मजबूत होकर निकले हैं। तो अगर वो कर्नाटक में इतना लंबा चले हैं, अगर इतना उनका असर वहाँ पर हुआ है, उससे ये फ़ायदा हुआ है, तो ये सोचने की बात है। आगे के विश्लेषण बताएंगे कि वो किन कॉन्स्टिट्यूंसी से निकले थे, वहाँ पे नतीजे क्या हैं, पिछले चुनाव से इस चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में कोई फ़र्क आया है क्या, वो एक बड़े विश्लेषण की बात है, आज शाम की बात नहीं है वो। लेकिन मैं यहाँ पे एक दूसरे मुद्दे की तरफ ध्यान खींचना चाहता हूँ जो कांग्रेस के लोगों को शायद पसंद न भी आए, क्योंकि आज की जीत का ये जो फ़र्क है, ये जो फासला है, ये 80 सीटों का या ऐसा जो एक बड़ा फासला है कांग्रेस और भाजपा के बीच में, इसके पीछे की एक और बड़ी वजह मुझको दिखती है, वो है BS येदियुरप्पा। इनको मुख्यमंत्री रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकाल के बीच में हटाकर किनारे बिठा दिया था। इनके महत्व को वहाँ समझने की ज़रूरत है। कर्नाटक की राजनीति में भाजपा की सरकार में दाखिला ये 2008 में येदियुरप्पा से ही चालू हुआ था। उन्होंने अपने दम पर यह सरकार बनाई थी, थोड़े बहुत वोटों विधायकों की उनको कमी रह गई थी, तो इसके लिए इंतजाम के लिए वहाँ पे विख्यात रेड्डी बंधु जो हैं बेल्लारी के, उन्होंने वो जुटाकर उनको दे दिए थे आधा दर्जन विधायक और सरकार बन गई थी बीजेपी की। वो दक्षिण भारत में बीजेपी की पहली सरकार थी 2008 की। उसके बाद 2012, 2013, वहाँ पर 2013 के पहले 2012 में येदियुरप्पा ने पार्टी छोड़ दी थी और 2013 में बीजेपी को बहुत ख़राब सीटें मिली थी, सरकार नहीं बन पाई उनकी। उसके बाद लोकसभा के चुनाव होने थे 2014 में, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। ये समझ में आया कि कर्नाटक में येदियुरप्पा के बिना भाजपा की सीटों को जीतना मुश्किल है, लोकसभा की सीटों को भी, तो उनको पार्टी में वापस लाया गया। जिन वजहों से हटाया गया था वो वजहें कायम थी, लेकिन उनको वापस लाया गया। उन्होंने फिर वहाँ पे मोदी को पर्याप्त संख्या में सीटें दिलवाई और वो प्रधानमंत्री बने। उसमें योगदान था येदियुरप्पा का। इसके बाद येदियुरप्पा के मर्जी से वहाँ पर लिंगायत समुदाय जो है, ताकतवर समुदाय है, येदियुरप्पा उसी से आते हैं। इसके जो स्वामी हैं वहाँ पे, इसके जो संत कहे जाते हैं वो हैं, वो सब लोग लिंगायत समुदाय के वोटों को प्रभावित करते हैं। येदियुरप्पा उनके चहेते हैं, उनके पसंदीदा हैं। इस चुनाव में फ़र्क एक ये बड़ा फ़र्क रहा कि येदियुरप्पा को बाहर कर दिया गया था मुख्यमंत्री की कुर्सी से। कहने के लिए वो भाजपा में बने हुए थे, लेकिन जिस उम्र के चलते उनको बाहर किया गया था, और लोगों को याद है येदियुरप्पा के आंसू वगैरह याद हैं उनको अच्छे से, कि हटाए जाने के बाद किस तरह से उनके आंसू निकले थे। लोग उसको भूले नहीं थे, उनको चाहने वाले। नतीजा ये हुआ कि इस बार जो लिंगायत प्रभाव की जो सीटें हैं, इसको दिनेश आकुला ने अपने इंटरव्यू में बड़े खुलासे से कहा है। उनकी जानकारी वहाँ मुझसे ज़्यादा है, आप उस इंटरव्यू को ज़रूर देखिएगा। तो लिंगायत समुदाय के प्रभाव वाली जो सीटें हैं
उनमें से अधिकतर सीटें भाजपा इस बार खो बैठी। ये एक बड़ा फर्क है। कांग्रेस के लोग हो सकता है कि पदयात्रा के मुकाबले इस बात को गिनाने को पसंद न करें, ये उनकी पसंद की बात है। मुझको तो जो जो तथ्य दिख रहे हैं मैं लोगों के सामने रख रहा हूँ, आप अपने निष्कर्ष खुद ही निकालिए कि भारत जोड़ो यात्रा या ये लिंगायत प्रभाव वाली सीटें, येदियुरप्पा की नाराज़गी, इनमें से किस चीज़ का असर दिखता है, आप सोचिएगा इस बात को। दूसरी बात यह है कि येदियुरप्पा को किनारे बिठाने के बाद जिस तरह से दिल्ली यानी भाजपा ने दिल्ली से जिस तरह से कर्नाटक के पूरे चुनाव को नियंत्रित किया, एक रिमोट कंट्रोल से पूरा का पूरा चुनाव चलाया, शायद भाजपा के स्थानीय नेता जो हैं कर्नाटक के, वो उससे बहुत खुश और संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि मोदी और शाह तो केंद्रीय राजनीति में बाद में आए हैं। येदियुरप्पा और उनके साथ के लोग कर्नाटक में ताकत में पहले आए हैं, बड़े नेता हैं ये भाजपा के। BS येदियुरप्पा ये कर्नाटक भाजपा के एक बड़े नेता हैं। उनको नाराज कर, उनको एक किस्म से जो एक पुनर्वास के लिए, रिटायरमेंट के बाद के लिए जिस तरह से एक मंडल बनाकर उसमें लोगों को, अडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को भेज दिया गया है, कमोबेश वैसा सलूक येदियुरप्पा के साथ हुआ। ये एक बड़ा मामला लगता है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहें कि ये एक मामला है, लेकिन कांग्रेस की जीत वहाँ पे इस सरकार से नाराज़गी से बड़ी जीत है। येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री न रहने से भाजपा को जो नुकसान हुआ है, उससे भी कांग्रेस की जीत ज़्यादा बड़ी है। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि एक भी एग्जिट पोल ने, एक भी चुनावी भविष्यवक्ता ने जितनी सीटें कांग्रेस को देने की बात सोची भी नहीं थी, खुद कांग्रेस के लोगों ने नहीं सोची थी। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ये कहते थे हमको 120 से ज़्यादा सीटें मिलेगी, 120 से ज़्यादा सीटें मिलेगी। ऐसा लगता है कि बजरंग बली ने अपनी गदा से कांग्रेस की छप्पर फाड़ी और सीटें डाल दी, इतनी सीटें मिली है। ये इसका और कोई लॉजिक नहीं है और कोई इसके पक्ष में कोई तर्क नहीं सूझ रहा कि ये अनायास, अप्रत्याशित इतनी सीटें कांग्रेस को वहाँ मिले। ये एक अच्छी बात है कि अगर कांग्रेस वहाँ पर चुनाव हार गई रहती तो 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस एक बहुत ही निराश पार्टी रहती। बल्कि 2024 क्यों, अभी इसी साल 2023 के आखिर में जिन 5 राज्यों में चुनाव होना है, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं, यहाँ पर भी कांग्रेस निराश रहती। आज कांग्रेस बड़े हौसले में है, आज कांग्रेस बड़े उत्साह में है, जोश में है। तो ये अब आगे आने वाले दिन हमको बतलाएंगे कि क्या होगा। फिलहाल आज की हम इस चर्चा को यहाँ ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये फासला इतना बड़ा है कि अब इसको केवल भाजपा सरकार के 40% के भ्रष्टाचार से जोड़ना ठीक नहीं है, केवल येदियुरप्पा से जोड़ना ठीक नहीं है, केवल राहुल गांधी की पदयात्रा से जोड़ना ठीक नहीं है। ये एक मिला जुला बड़ी सुनामी की किस्म का जनादेश है। ये इसके बारे में आने वाले दिनों में और सोचेंगे कि क्या वजह इसकी हो सकती है। फिलहाल आज भाजपा के लिए मेरे पास दिलासा है, कांग्रेस के लिए मेरे पास बधाई है। जेडीएस के बारे में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो क्षेत्रीय पार्टी के रूप में भी अगले चुनाव तक खत्म हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। वहाँ अगर 20 सीटें आज जेडीएस को मिली है तो 20 सीटें कम नहीं होती हैं। हमने कुछ प्रदेशों में देखा है कि 2-2, 4-4 सीटें लेके भी क्षेत्रीय पार्टी जिंदा रह लेती है। ये याद रखने की ज़रूरत है कि एक वक्त लोकसभा में बीजेपी के पास कुल 4 सीटें थी या 2 सीटें थी, ऐसा कुछ था। खैर, तो आने वाले दिनों में हम इसका और विश्लेषण करेंगे कि कहाँ किसकी क्या गड़बड़ हुई, कांग्रेस का अच्छा क्या हुआ, कांग्रेस के मुख्यमंत्री कौन बनते हैं। फिलहाल कर्नाटक की जनता ने हर 5 साल में सत्तारूढ़ पार्टी को बदलने की अपनी परंपरा को कायम रखा है। वो अपनी परंपरा से नहीं हिली है, 30 साल से उसकी ये परंपरा चल रही है और शायद ये अच्छा भी रहता है, क्योंकि पार्टियां अधिक भ्रष्ट होने से बच जाती हैं लगातार सत्ता न रहे तो। खैर,
हम कल आपके सामने किसी और खबर को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो YouTube पर इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी कोई फीस नहीं है। फिर मिलते हैं।